गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारा सेकंड चैप्टर बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स के इनिशियल 19 क्वेश्चंस, राइट। वो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। उसी के आगे कंटिन्यूटी में हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे विद 20 क्वेश्चन। बट आप लोग को ध्यान हो, एक क्वेश्चन मैंने होल्ड करवाया था आपसे, है ना, 15 नंबर का क्वेश्चन, राइट। तो उस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले कुछ थ्योरी आपको समझनी थी, तो पहले हम वो थ्योरी समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। उस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमको एक थ्योरी समझनी थी। थ्योरी समझ लेते हैं। ऑन द बोर्ड एवरीवन। वो क्वेश्चन या और भी अभी क्वेश्चन आएंगे, तो ये दो कंसेप्ट हैं, ट्रांजिस्टर सर्किट और डायोड सर्किट। ये दोनों कंसेप्ट आपके काम आने वाले हैं। तो पहले ट्रांजिस्टर सर्किट सिंपल सा है, ज्यादा इन डेप्थ नहीं समझना आपको, सिर्फ ये समझना है कि एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि क्वेश्चन आपको सिर्फ आपसे एक्सप्रेशन पूछेगा, बस गेट पूछेगा, राइट। ये आपके पास एक ट्रांजिस्टर है, ए इनपुट दे रहा हूं मैं आपको, वीसीसी है, दैट इज योर रजिस्टर, और यहां से आउटपुट मिल रहा है, ये ग्राउंड है आपका। यहां पर आपके पास दो केस बनने वाले हैं, एक तो जब ए 0 होगा और एक जब ए 1 होगा। ए 0 होगा तब और ए 1 होगा तब। जब ए 0 होगा तो ए इनपुट जब मैं 0 दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका ओपन सर्किट बन जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका ओपन सर्किट। जब ए 0 दिया ओपन सर्किट, y इज इक्वल टू क्या होगा, VCC। y इज इक्वल टू VCC। VCC मींस 1, डिजिटल में VCC के लिए 1, ग्राउंड के लिए 0। तो जब a 0 होगा तो y इज इक्वल टू VCC हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जब a 1 होगा, जब मैं इनपुट 1 दूंगा तो ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि इस ट्रांजिस्टर सर्किट में आपको ध्यान रखना है, a इनपुट 0 तो ओपन होगा, y इज इक्वल टू 1 दे देगा, a जब 1 होगा शॉर्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 दे देगा। यानी कि इस सर्किट के लिए अगर मेरे को आउटपुट एक्सप्रेशन लिखना है, दैट विल बी y इज इक्वल टू a बार। इस सर्किट के लिए मेरे को अगर आउटपुट एक्सप्रेशन लिखना है, दैट शुड बी y इज इक्वल टू a बार। मींस ये ट्रांजिस्टर सर्किट आपका वर्क करेगा एज अ नॉट गेट, एज अ इन्वर्टर। इन्वर्टर के लिए ये ट्रांजिस्टर सर्किट हम काम में लेंगे। अरे बात समझ में, नोट करो एक बार इसको, नोट करो एक बार इसको। जल्दी से। हो गया, आगे देखो। ये आपके पास सर्किट है, ये सर्किट है, ए और बी पैरेलल में हैं, ए और बी पैरेलल में हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, इसके लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका बनेगा ए प्लस बी का बार, नॉर गेट की तरह काम करेगा। और जब सीरीज में कनेक्शन है तो ये आपका
नैंड गेट बनेगा। y इज इक्वल टू a डॉट b का बार, y इज इक्वल टू a डॉट b का बार होगा, राइट। क्योंकि जब जब दोनों आपके 1 होंगे, जब दोनों 1 होंगे तो ही शॉर्ट होगा। एक भी 0 हुआ तो ये ओपन हो जाएगा। नैंड गेट यही करता है, एक भी 0 हुआ तो आउटपुट 1 देगा, और ओपन होने का मतलब है 1 आने वाला है, राइट। नैंड गेट में जब दोनों इनपुट 1 होते हैं तो ही आउटपुट 0 होता है, जब दोनों 1 होंगे तो शॉर्ट होगा तो क्या दे देगा, 0 दे देगा। अरे बात समझ में है ना। एक भी इनपुट 0 हुआ ओपन होगा, ओपन होने का मतलब y इज इक्वल टू 1, यही होता है नैंड गेट में। दोनों इनपुट 1 हुए तो शॉर्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 नैंड गेट। ऐसे ही आपके लिए नॉर गेट, ऐसे ही आपके लिए नॉर गेट। एक भी इनपुट आपका 1 हुआ, एक भी इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट 0 हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा ये, राइट। दोनों इनपुट जब 0 होंगे, दोनों इनपुट जब 0 होंगे तब ये आपका ओपन बनेगा, y इज इक्वल टू 1 देगा। जब दोनों इनपुट 0 होंगे तब y इज इक्वल टू 1 बनेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। ये सर्किट आपको इन्वर्टर की तरह वर्क करेगा। जब सीरीज में है तो नैंड हो गया, पैरेलल में होगा तो नॉर हो जाएगा। क्लियर? बना लो इसको जल्दी से बना लो इसको। इसके बाद आपका डायोड सर्किट। डायोड सर्किट डायोड है, इनपुट A है आपके पास। इनपुट A 0 होगा 1 होगा। अगर 0 हुआ, अगर आपके पास ये 0 हुआ रिवर्स बायस में हो जाएगा। 1 के लिए आपका फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। A जब 0 होगा तो आपके लिए रिवर्स बायस हो जाएगा, और जब A 1 होगा तो फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, राइट। यानी कि यहां पर आपके लिए ओपन सर्किट, और यहां पर इसको हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। ठीक है, नोट करो एक बार इसको, फिर एक एग्जांपल लेते हैं। 0 पर रिवर्स बायस ओपन सर्किट, 1 पर शॉर्ट सर्किट। ए बी दो इनपुट्स हैं ये आपके पास, दो इनपुट्स हैं ये आपके पास, राइट। आउटपुट वाई, दो इनपुट्स हैं, दो डायोड कनेक्शंस मैंने कर रखे हैं। तो ये आपको देने वाला है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये देने वाला है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। दोनों में से कोई एक भी 1 हुआ, दोनों में से कोई एक भी 1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा आपका, y1 दे देगा। एक भी 1 हुआ तो y1 हो जाएगा। जब दोनों 0 होंगे, दोनों जब आपके रिवर्स बायस में होंगे तभी जाके y क्या होगा, 0 होगा, तभी जाके y क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं हमारा 15 क्वेश्चन जो हमने ड्रॉप किया था, और उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। राइट, क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले 15 क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, है ना, जो अपने क्वेश्चन ड्रॉप किया था। अब देखिए क्या कह रहा है 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है।
आपके पास 3 डायोड लगे हुए हैं, इनपुट्स हैं तीनों पे, राइट। अब ये भी किया हमने, 2 के लिए किया था, क्या दे रहा था, A प्लस बी, 3 इनपुट है, सेम वैसे के वैसे क्या है आपके पास, 3 है, क्या बनेगा ये आपका और गेट, क्या बनेगा और गेट, ऑप्शन सी, क्या बनेगा और गेट देगा। जो भी तीनों इनपुट्स होंगे उन सबका, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो दे देगा A प्लस बी प्लस सी, क्लियर। तो ये आपका सर्किट देगा इनपुट गेट, 3 इनपुट गेट, दैट इज और गेट, दैट इज और गेट, क्लियर। ट्वेंटी क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना। देखो क्या कह रहा है, आपके पास एबीसी इनपुट कंडीशन है, एक्स को 1 चाहिए, एक्स को 1 करना है, एक्स को 1 करना है तो एबीसी की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, वो पूछ रहा है। एक्स को 1 करने के लिए, इस सर्किट का आउटपुट 1 करने के लिए एबीसी इनपुट क्या दूं, 3 इनपुट्स हैं, उनकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। X1 कौन सा गेट है, यहां से पकड़ते हैं, आउटपुट पे कौन सा गेट है, एंड गेट, एंड गेट, ध्यान से सुनना, एंड गेट 1 कब दे देगा, एंड गेट 1 कब देगा, जब सर सारे इनपुट 1 होंगे, यही तो होगा सर, एंड गेट 1 देगा कब, जब उसके सारे इनपुट 1 होंगे, ठीक है, सारे इनपुट 1, सारे इनपुट 1 यानी कि सी को 1 करना पड़ेगा, जब सी 1 होगा तभी तो यहां 1 जाएगा, यानी कि ये बात पक्का है कि सी क्या होगा, 1 होगा, ये बात पक्का है कि सी क्या होगा, 1, सी 1 हुआ तो ये इनपुट 1 हो गया। ये क्या है आपका एक्स नॉर, एक्स नॉर 1 कब देता है, एक्स नॉर 1 देता है सेम इनपुट पर, या तो 0 हो या 1 1 हो, एक्स नॉर 1 देता है सेम इनपुट पर, या तो 0 0 हो या 1 1 हो। तो यहां पर आप देखोगे एक्स नॉर का एक इनपुट 1 है तो दूसरा इनपुट भी 1 करना पड़ेगा, तभी यहां पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आ रही बात समझ में, वापस देखो, एंड गेट का आउटपुट 1 चाहिए, 1 चाहिए, 1 कब मिलेगा, जब तीनों इनपुट 1 हो, तीनों इनपुट 1 का मतलब सी भी 1 करना पड़ेगा, सी 1 करने का मतलब ये 1 हो गया। एक्स नॉर गेट है, 1 कब देगा, एक्स नॉर का आउटपुट 1 चाहिए, 1 कब देगा, जब दोनों इनपुट सेम हो, 0 0 हो या 1 1 हो, एक इनपुट 1 है तो दूसरे को भी 1 करना पड़ेगा, ये 1 कर दिया तो ये 1 दे देगा, ये 1 होने का मतलब है B1 हो गया, ये 1 होने का मतलब है B1 हो गया, B1 होने का मतलब ये इनपुट 1 है, एक्सॉर का आउटपुट 1, एक्सॉर 1 कब देता है, 0 1 पर या 1 0 पर, एक्सॉर 1 कब देता है, 0 1 पर या 1 0 पर, तो एक्सॉर आपको 1 देगा जब दोनों इनपुट्स कॉम्प्लीमेंट हो, तो ये इनपुट 1 है तो इसको 0 करना कंपलसरी है, ये 0 होते यहां पर 1 मिलेगा, ये 0 होने का मतलब है A 0, तो यानी कि X 1 करने के लिए A को 0 करना पड़ेगा, B को 1, C को 1, 0 1 1 यानी कि ऑप्शन डी, 0 1 1 यानी कि ऑप्शन डी, A को 0 करना पड़ेगा, B को 1 करना पड़ेगा, C को 1 करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या देगा आपको, आउटपुट 1 देगा। आगे बात समझ में, कुछ नहीं करना, बस बैक प्रोसेस करना है स्टार्ट, जो कंसेप्ट आपको पता है बस उस कंसेप्ट पे ही खेलना है इस क्वेश्चन के अंदर। आउटपुट 1 चाहिए तो 1 क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, सारे इनपुट 1 करने पड़ेंगे, सारे इनपुट 1 पे ये 1 होते ये 1, एक्स नॉर 1 देगा सेम पर तो इसको भी सेम करना पड़ेगा, तो ये भी 1, ये 1 होते B1 हो गया, B1 होने का मतलब ये 1, एक्सॉर 1 कब देगा, कॉम्प्लीमेंट होंगे, तो ये 1 है तो ये 0, ये 0, ये 1, ये 1, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट लगाने हैं आपको। आगे बात समझ में, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, बोलो कोई दिक्कत इसमें, सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है कि नहीं क्या करना होगा, पर है कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट का खेल है बस, और कुछ नहीं, राइट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 21, open collector output of two input NAND gates are connected to a common pull-up resistor. If the inputs of the gate are A, B and C, D respectively, the output is equals to, देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा NAND गेट्स है मेरे पास, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है,
इन दोनों के आउटपुट्स को क्या कर दिया, टाइट कर दिया। एक्चुअली हमारे पास होता है वायर्ड लॉजिक, वायर्ड लॉजिक जहां पर हम दो आउटपुट्स को एक दूसरे के साथ वायर्ड कर देते हैं ना, टाइट कर देते हैं। तो यहां पर जब हम वायर्ड लॉजिक की बात करेंगे, जब हम वायर्ड लॉजिक की बात करेंगे तो यहां पर जब हम ओपन कलेक्टर दे रहा है तो ये आपका वर्क करेगा एज अ एंड गेट, यहां पर ये आपका वर्क करेगा एज अ एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन की तरह वर्क करेगा। तो जो अभी ये एंड ऑपरेशन की तरह वर्क करेगा तो आउटपुट क्या आएगा आपके पास, ए बी का बार डॉट सी डी का बार। यहां से ए बी का बार मिलने वाला है, यहां से सी डी का बार मिलने वाला है। एंड ऑपरेशन की तरह वर्क करेगा तो ए बी बार डॉट सी डी बार, ए बी बार डॉट सी डी बार। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी कुछ दिमाग में नहीं लगाना। अगर कहीं पर ओपन कलेक्टर आउटपुट आपको दे दे लिखा हुआ वायर्ड कर रहा हो तो यहां पर आप बाय डिफॉल्ट क्या ले लेंगे, एंड ऑपरेशन, और एंड ऑपरेशन जो भी गेट दिए उनका एंड कर देना है। तो ये गेट नैंड है ए बी का बार, ये गेट नैंड है सी डी का बार, दोनों का एंड करना है। तो ए बी का बार डॉट सी डी का बार, दैट इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 22। अब क्वेश्चन 22 में जब आप ध्यान से देखोगे तो बाकी सब चीजें ठीक है, बट ऑप्शन में देखोगे सर ये पॉजिटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक, पॉजिटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक, ये क्या है? बाकी सब तो पता है हमको, और सर्किट एंड से सब पता है, ये डायोड भी अभी आपने बताया, ये सब पता है, पर ये पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक ये क्या है ना? समझते हैं इसको भी। देखो होता क्या है, डिजिटल में लॉजिक सिस्टम को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। लॉजिक सिस्टम को डिजिटल में दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम एंड नेगेटिव लॉजिक, पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक। लॉजिक सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक। एक्चुअली लॉजिक सिस्टम है क्या, हमारे पास डिजिटल में 5 वोल्ट 10 वोल्ट मतलब वोल्टेजेस को शो करने के लिए क्या है, 0 या 1 ही है। या तो मैं 0 से शो करूंगा या 1 से शो करूंगा। 5 वोल्ट 10 वोल्ट 2.5 0.5 इससे तो शो नहीं करेंगे, 0 1 से ही शो कर सकते हैं। तो यहां पर दो तरह के लॉजिक सिस्टम बनाए, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम एंड नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में क्या करते हैं, लॉजिक 0 से डिनोट करते हैं लो वोल्टेज, लॉजिक 0 से डिनोट करते हैं लो वोल्टेज, और लॉजिक 1 से डिनोट करते हैं हाई वोल्टेज। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में लॉजिक 0 से डिनोट करते हैं लो वोल्टेज को, लॉजिक 1 से को डिनोट करते हैं हाई वोल्टेज। मतलब हाई वोल्टेज की लॉजिक 1 काम में लेंगे, लो वोल्टेज शो करना तो लॉजिक 0। जबकि नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में हाई वोल्टेज को लॉजिक 0 से करेंगे रिप्रेजेंट, और लॉजिक 1 के थ्रू क्या करेंगे, लो वोल्टेज। जस्ट अपोजिट हो गया, रिवर्स हो गया। यानी कि पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में हाई वोल्टेज को 1 से, लो वोल्टेज को 0 से, राइट। नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में हाई वोल्टेज को 0 से और लो वोल्टेज को 1 से। तो आइडियली जो हम फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, यानी कि हाई वोल्टेज को हम 1 से लिखते हैं, लो वोल्टेज को हम 0 से लिखते हैं। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा था VCC 1 हाई वोल्टेज, ग्राउंड 0 वोल्ट, उसको किससे ले रहे हैं हम, 0 से, है ना। तो आइडियली हम लेते हैं पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, राइट, जब तक कि नेगेटिव लॉजिक के लिए ना कहा जाए। आई बात समझ में? सिंपल सा कंसेप्ट है, नोट कर लो एक बार। नोट करो एक बार आप लोग।
गया नोट कंप्लीट। अब आते हैं हम वापस से हमारे वाले क्वेश्चन पर। देखो इधर, ध्यान से देखो। ये तो अभी हमने पढ़ा था और गेट के लिए पढ़ा था ना, और गेट के लिए पढ़ा था ये। देखो इधर, यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका लॉजिक 1 है, तो लॉजिक 1 से आपका हाई वोल्टेज शो हो रहा है और लो को किससे शो कर रहा है, 1 से शो कर रहा है। यानी कि किसमें है ये आपका, नेगेटिव लॉजिक में है। किसमें है ये सिस्टम, नेगेटिव लॉजिक में है। 0 से तो हाई वोल्टेज को, है ना, मतलब वोल्टेज 0 के लिए हाई से कर रहा है और इसको लो से कर रहा है, राइट। यानी कि ये किसमें, नेगेटिव लॉजिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉजिक और सर्किट, नेगेटिव लॉजिक और सर्किट, नेगेटिव लॉजिक और सर्किट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा, राइट। ये है आपका A XOR B, ये है आपका A XOR B, ये है C। तो A XOR B डॉट C का होल बार, यही तो होगा, यही होगा। A XOR B देगा, यहां से C आ रहा है तो A XOR B डॉट C का होल बार। नैंड क्या होता है, नैंड यही तो होता है, A डॉट B का बार। तो ये A हो गया, ये B हो गया डॉट बार, ठीक है। A XOR B डॉट C का बार, A XOR B डॉट C बार को मैं सॉल्व करूंगा तो इसको मैं बोल सकता हूं A XOR B का बार प्लस C बार, बोल सकते हैं A XOR B का बार प्लस C बार। डी मॉर्गन्स के थ्रू ब्रेक किया, A XOR B का बार हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, C बार हो जाएगा। A XOR B का बार ये आपका होता है A XNOR B, ये आपका होता है A XNOR B। हमेशा ध्यान रखना, A XOR B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A XNOR B एंड A XNOR B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A XOR B, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। A XOR B का कॉम्प्लीमेंट XNOR होगा, A XNOR B का कॉम्प्लीमेंट XOR होगा। तो A XOR B का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, A XNOR B। तो आपके पास फाइनली क्या आ गया, A XNOR B प्लस C बार। और A XNOR B के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, A XNOR B के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, A बार B बार प्लस AB। A XNOR B के लिए एक्सप्रेशन A बार B बार प्लस AB। तो A बार B बार प्लस AB प्लस C बार, A बार B बार प्लस AB प्लस C बार, ऑप्शन B। आ गया समझ में। A XOR B था, ये C था, A XOR B डॉट C का बार कॉम्प्लीमेंट है, ब्रेक करूंगा डी मॉर्गन से, A XOR B का बार प्लस C बार, A XOR B का बार इज इक्वल टू A XNOR B इज इक्वल टू A XNOR B प्लस C बार। A XNOR B को हम लिखते हैं A बार B बार प्लस AB से प्लस C बार। तो 23rd का आंसर आएगा आपका ऑप्शन B। क्लियर। चीजें सिंपल हैं, बस समझने की देर है। चीजें बहुत सिंपल हैं, बस समझने की देर है, घबराना नहीं है। बहुत सिंपल चीजें हैं, बस आराम से समझते जाना है। ये आपके लिए ट्रांजिस्टर सर्किट जो हमने पढ़ा था अभी थ्योरी में, ट्रांजिस्टर सर्किट कर चुके हैं सेम, है ना। पर ध्यान से देखना, नेगेटिव लॉजिक गेट बोल रहा है, नेगेटिव लॉजिक गेट बोल रहा है ये, है ना, नेगेटिव लॉजिक गेट बोल रहा है, ध्यान समझना। देखो इधर, सबसे पहले भूल जाओ इसको भूल जाओ। इसको भूल जाओगे तो ये क्या दे रहा है आपको, V1 V2 पैरेलल में है तो क्या देगा, ये पैरेलल में है तो नॉर, पैरेलल में है तो क्या बनाएगा, नॉर बनाएगा। बट ये नॉर किस में है, पॉजिटिव लॉजिक नॉर है ना। कि हम आइडियली क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम ले रहे हैं, तो ये क्या है, नॉर है। तो पहले तो ये बोलो, इसको नॉर बोलने में कोई दिक्कत है नहीं है ना। पैरेलल में हमने किया था, मान लो ये A है तो ये B है, तो ये दे देगा A प्लस B का बार। ऑलरेडी हम कर चुके, थ्योरी में भी देखा था, है ना। अब समझना एक बात और, कल हमने देखा था डुअल फॉर्म देखी थी एक दिन पहले। क्या किया था, एंड का और कर रहे थे, और का एंड कर रहे थे। बेसिकली ये करता क्या है, पॉजिटिव लॉजिक को कन्वर्ट करता है नेगेटिव लॉजिक में। डुअल बेसिकली काम क्या करता है, पॉजिटिव लॉजिक को कन्वर्ट करता है नेगेटिव लॉजिक में, या नेगेटिव लॉजिक को कन्वर्ट करता है पॉजिटिव लॉजिक में। तो अगर मैंने कहा है
पॉजिटिव लॉजिक एंड है, पॉजिटिव लॉजिक एंड है तो वो क्या होगा, नेगेटिव लॉजिक और के बराबर होगा, राइट। पॉजिटिव लॉजिक जो एंड है वो क्या होगा, नेगेटिव लॉजिक में और बनेगा, है ना। डुअल का कर रहा है, फॉर्म चेंज कर रहा है, राइट। तो यानी कि अगर मैं नेगेटिव लॉजिक गेट की बात कर रहा हूं तो पॉजिटिव लॉजिक में ये नॉर है, पॉजिटिव लॉजिक मैंने नॉर लिखा तो ये किसके इक्वल होगा, नेगेटिव लॉजिक में नैंड के। किसके इक्वल होगा, नेगेटिव लॉजिक में नैंड के। तो ये नेगेटिव लॉजिक गेट पूछ रहा है तो मेरा आंसर होगा नैंड, मेरा आंसर होगा नैंड। बहुत ध्यान से समझना, अगर यहां पर ये कुछ नहीं देता, सिर्फ आउटपुट पूछता तो मेरा आंसर होता कौन सा, नॉर गेट। क्या होता, नॉर गेट। बट यहां पर बोला है उसने नेगेटिव लॉजिक गेट तो मेरा आंसर क्या होगा, नैंड होगा। आगे बात समझ में क्लियर है। अगर आपसे नेगेटिव लॉजिक पूछेगा यानी कि आपको कन्वर्ट करना है, नॉर है तो नैंड बन जाएगा, और है तो एंड बन जाएगा, एंड है तो नॉर, एंड है तो और बन जाएगा, नैंड है तो नॉर, एंड है तो और, नैंड है तो नॉर, और है तो एंड, नॉर है तो नैंड, राइट। पॉजिटिव लॉजिक जो दिया है दूसरा गेट नेगेटिव लॉजिक में होगा उसके इक्विवेलेंट में। आगे बात समझ में, तो 24 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, नेगेटिव लॉजिक में नैंड बनेगा। पॉजिटिव लॉजिक में नॉर है तो नेगेटिव लॉजिक में नैंड बनेगा। क्लियर। 25th the output of the logic gate in the given figure is, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, ये ए है, ये ग्राउंड का मतलब जीरो, ए एक्स नॉट जीरो, ए एक्स नॉट जीरो क्या होता है, ए बार होता है। पुट करके देख लो किसमें, ए बार बी बार प्लस ए बी में। हमने कल याद किया था क्या, ए एक्स और जीरो ए होता है, ए एक्स और 1 ए बार होता है, ए एक्स और ए जीरो होता है, ए एक्स और ए बार 1 होता है। कल याद किया था ना, भूल गए क्या, याद है ना। वैसे ही एक्स नॉर के लिए अगर मैं लिख के दूं आपको, ए एक्स नॉर जीरो ए बार होगा, ए एक्स नॉर 1 ए होगा, सेम इनपुट के लिए 1 देता है, कॉम्प्लीमेंट इनपुट्स के लिए 0 देता है। तो याद कर लो, ये एक बार बस याद करने की देर है, फिर दिक्कत नहीं आने वाली। ए एक्स नॉर 0 ए बार, ए एक्स नॉर 1 ए होगा, ए एक्स नॉर 1 ए होगा, ए एक्स नॉर ए 1 होगा, ए एक्स नॉर ए बार 0 होगा। ये इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट होते दोनों। ए एक्स और 0 ए है तो वहां पर एक्स नॉर करते ही ए बार हो जाएगा, ए एक्स और 1 ए बार है, एक्स नॉर करते ही ए हो जाएगा, ए एक्स और ए 0 है, एक्स नॉर करते ही 1 हो जाएगा, ए एक्स और ए बार 1 है, एक्स नॉर करते ही 0 हो जाएगा। इस तरीके से याद रख सकते हो, पर याद रखना है, चीजें याद होंगी ना, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, बस ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये ही सारा गेम पलटती हैं, है ना। बस ये ध्यान रख लो, चीजें फटाफट से होंगी। इस क्वेश्चन में भी टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्टली देखा ए एक्स नॉट 0, ए एक्स नॉट 0 तो मेरे को याद है क्या होता है, ए बार होता है, डायरेक्टली ऑप्शन डी टिक कर दूंगा। इस तरीके से वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ रही बात समझ में, क्लियर। तो 25th का आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, नोट कर लो उसको। ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन, the output of logic gate is 1 when all its input are at logic 0, the gate is either। क्या कह रहा है, लॉजिक गेट का आउटपुट 1 है, कब, जब उसके सारे इनपुट्स क्या हैं, 0 पे है। ऐसा कौन सा गेट है जिसके कि सारे इनपुट 0 होंगे तो ही 1 देगा, तो 1 देगा, ऐसा कौन सा गेट है, नैंड गेट है क्या। जब सारे इनपुट 0 होंगे तो आपको लॉजिक 1 मिलेगा, ऐसा कौन सा गेट है, बोलो। एक्सॉर नहीं देगा, एक्सनॉर देगा, नॉर देगा, नैंड देगा, और नहीं देगा, एक्सनॉर देगा, एंड गेट नहीं देगा, एक्सॉर
नहीं देगा, है ना। टिक कर दिया हमने, कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा। नैंड सारे इनपुट 0 होने पर 1 देगा, एक्सऑर सारे 0 होने पर 1 नहीं देगा, नॉर सारे 0 होने पर 1 देगा, एक्स नॉर सारे 0 होने पर 1 देगा, और गेट सारे 0 होने पर 1 नहीं देगा, जब एक भी 1 होगा तो ही 1 मिलेगा, एक्स नॉर सारे इनपुट 0 होने पर 1 देगा क्योंकि सेम पर 1 देता है, एंड गेट एक भी 0 हुआ तो 1 नहीं मिलने वाला, 0 ही मिलेगा, एक्सऑर सारे इनपुट जब 0 होंगे तो 1 नहीं देगा सेम पर। यानी कि यहां पर आप देखोगे ऑप्शन बी आपका सेटिस्फाई कर रहा है जिसके दोनों गेट वैलिड हैं, नॉर बी और एक्स नॉर दोनों गेट ऐसे हैं जो कि सारे इनपुट 0 होने पर आपको डेफिनेटली क्या देंगे 1 देंगे, ऑप्शन बी। सर आपका ऑप्शन बी। राइट, नेक्स्ट वन 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके इस तरीके से 20 एक्सॉर गेट्स लगे हुए हैं, आपके इस तरीके से 20 एक्सॉर गेट्स लगे हुए हैं, टोटल 20 एक्सॉर गेट्स हैं लगे हुए आपके इस तरीके से, ठीक है। ये इनपुट 1 है, बाकी इनपुट आपके एक्स है, बाकी इनपुट्स क्या हैं आपके एक्स है। तो देखें ध्यान से, 1 एक्सॉर एक्स, 1 एक्सॉर एक्स क्या देगा, एक्स देगा क्या, हमको पता है ए एक्सॉर 1 क्या होता है, ए बार होता है, तो क्या देगा एक्स बार देगा। ये एक्स आ गया, एक्स एक्सॉर एक्स बार कॉम्प्लीमेंट इनपुट होते हैं तो क्या देता है 1 देता है, क्या देता है 1 देता है। ध्यान से देखो 20 एक्सॉर गेट्स आपके पास है लगे हुए, 2 गेट आपने सॉल्व किए, 2 गेट के बाद वापस से वही कंडीशन आ गई कि जो इनिशियल थी, वापस बोलो लाइन को, 2 गेट्स हमने सॉल्व किए, 2 गेट्स को सॉल्व करने के बाद यहां पर 1 आएगा क्या, वापस देख लेते हैं 1 और एक्स, एक्स एक्सॉर 1 एक्स बार देगा, यहां से एक्स बार, यहां से एक्स, एक्स एक्सॉर एक्स बार आपको 1 देगा, तो 1 आ गया। तो 2 गेट को सॉल्व करने के बाद 1 आ रहा है, यहां से एक्स आ रहा है, तो 2 गेट को सॉल्व करने के बाद वापस सेम कंडीशन, यानी कि वापस से यहां पर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, फिर अगले 2 गेट के बाद 1, यानी कि हर 2 गेट के बाद क्या मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है, 2 गेट के बाद 1 है, 4 के बाद 1 है, 20 के बाद भी क्या होगा 1 होगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। अरे ये बात समझ में, आपने 2 गेट सॉल्व किए, 2 गेट को सॉल्व करने के बाद वापस से आपका सर्किट रिपीट हो रहा है, तो जो 2 गेट के बाद है वही 4 गेट्स के बाद होने वाला है, वही 6 के बाद, वही 8 के बाद, वही 20 गेट्स के बाद, यानी कि आंसर होगा आपका 1, यानी कि ऑप्शन बी। यहां पर एक मैं आपको नोट और लिखवाता हूं एक एक्सॉर के लिए। देखो ए एक्सॉर ए क्या होता है, ए एक्सॉर ए 0 होगा, सेम इनपुट है। ए एक्सॉर ए क्या होगा, ए एक्सॉर ए 0, ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए, ए एक्सॉर ए 0, 0 एक्सॉर ए होगा। ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए क्या होगा, ए एक्सॉर ए 0, 0 एक्सॉर ए एक्सॉर ए 0, यानी कि ए एक्सॉर अप टू द n टाइम्स is equals to 0 if n is even is equals to a if n is odd। 0 होगा जब n इवन होगा, 1 होगा जब n ऑड होगा। इवन के लिए 0, यानी कि जब मैं सेम इनपुट का एक्सॉर कर रहा हूं अप टू द मल्टीपल टाइम्स, जब हम सेम इनपुट का एक्सॉर कर रहे हैं ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए अप टू 20 टाइम्स, राइट, इवन नंबर ऑफ टाइम, तो मेरे पास आउटपुट आएगा वही जो उसका इनपुट हो, सॉरी 0, है ना। और जब मैं ऑड नंबर ऑफ टाइम्स करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आएगा वही जो उसका इनपुट होगा, राइट। तो अगर आप ए एक्सॉर ए सेम इनपुट का एक्सॉर कर रहे हो, राइट, और वो इनपुट अगर इवन नंबर ऑफ टाइम कर रहा है, अगर वो इनपुट आपका इवन नंबर ऑफ टाइम आ रहा है तो आंसर डायरेक्टली 0 हो जाएगा, और अगर वो इनपुट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो आपका आंसर क्या आएगा, वही इनपुट ए आएगा। अरे ये बात समझ में, नोट कर लो एक बार,
नोट कर लो। सेम अगर मैं बात करूं एक्स नॉर के लिए, सेम अगर हम बात करें एक्स नॉर के लिए, ए एक्स नॉर ए एक्स नॉर ए एक्स नॉर ए 1, ए एक्स नॉर ए एक्स नॉर ए 1 एक्स नॉर ए एक्स नॉर ए एक्स नॉर ए एक्स नॉर ए 1 होगा। सो इफ ए एक्स नॉर up to the n times is equals to 1 if n is even is equals to a if n is odd, right? यानी कि सेम a x नॉर a मैं चल रहा हूं अप टू द n टाइम्स, यानी कि इवन नंबर, अगर आपका इवन नंबर ऑफ टाइम्स इनपुट अकर हो रहा है, अगर मैं सेम इनपुट का एक्स नॉर कर रहा हूं और वो इनपुट अगर इवन नंबर ऑफ टाइम अकर हो रहा है तो मेरा आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 1, और अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम अकर हो रहा है तो मेरा आंसर क्या होगा, वही इनपुट होगा। एक्सऑर के केस में इवन हुआ तो 0, ऑड हुआ तो a, एक्सऑर के केस में इवन हुआ तो 1, ऑड हुआ तो सेम a, राइट? याद रख लेना, काम आएगा। देखते हैं अभी पिछले क्वेश्चन पे कैसे लगेगा, पहले नोट कर लो, एक बार नोट कर लो। बहुत काम की चीजें ये है ना, दिखने में ऐसा लगता है क्या है, पर ये बहुत काम आती है जब हम क्वेश्चंस को डील करते हैं। बहुत टाइम सेव कर जाती है हमारा, ये कैलकुलेशन बच जाएंगी इनसे। नोट कर लो जल्दी से एक बार। देखिए, अगर हमारे इस क्वेश्चन में मैं बात करूं तो हमने देख लिया क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है। अब आप देखो इधर, जब आपके पास 20 गेट्स होंगे, आपके पास 20 एक्सॉर गेट्स होंगे, राइट? तो यहां पर आप देखोगे, अगर आप ध्यान से समझ पाए तो मेरे पास जो टोटल इनपुट्स होंगे 20 एक्सॉर गेट्स के लिए मेरे पास इनपुट कितने होंगे, 21 होंगे। एक ज्यादा होगा हमेशा, क्यों? क्योंकि आप देखो पहले वाले गेट पे 2 इनपुट आ रहे हैं, बाकी सब पे इनपुट एक ही जा रहा है। जैसे कि अगर मेरे पास 4 गेट्स हैं तो इनपुट होंगे 5, 1 2 3 4 5 इनपुट्स। तो हमेशा जो गेट होंगे उससे एक ज्यादा होगा इनपुट, अगर हम यहां बात करें एक्स और एक्स नॉट की, ठीक है? तो गेट्स कितने हैं, 20, तो इनपुट कितने होंगे, 21 होंगे। गॉट इट माय पॉइंट, राइट? 20 अगर हैं गेट्स तो इनपुट कितने होंगे, 21 होंगे। 21 में से एक इनपुट आपका 1 हो गया, 21 में से एक इनपुट 1 है, तो बाकी 20 टाइम्स क्या आएगा आपके पास, x आएगा। भाई टोटल इनपुट 21 होंगे क्योंकि गेट्स कितने 20 हैं, 21 में से एक इनपुट 1 है, तो बाकी 20 टाइम्स क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि x ही जा रहा है बाकी सब में। तो x और x अप टू 20 टाइम्स, x और x इवन नंबर ऑफ टाइम इनपुट आ रहा है। XOR में तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अभी पहले लिखा हमने, अभी लिखा है पिछले, तो 1 XOR 0, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। 1 XOR 0, पता है मेरे को क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। पहला तरीका हमने देखा था 1 है, x है, x बार देगा, x बार x है, 1 दे देगा। 2 गेट के बाद वापस से सेम सर्किट आपका रिपीट हो रहा है, 2 गेट के बाद सेम सर्किट, यानी कि 20 के बाद भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो एक तरीका वो था। दूसरा तरीका ये कि गेट्स 20 हैं तो इनपुट 21 होंगे, हमेशा एक ज्यादा होगा क्योंकि पहले वाले पे 2 इनपुट, बाकी सब पे सिंगल इनपुट जा रहा है। तो 21 में से एक इनपुट तो 1 दिख रहा है, बाकी सब पे x जाएगा, तो x और x अप टू 20 टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम यानी कि 0 देगा, तो 1 XOR 0 1 कर देगा, 1 XOR 0 1 कर देगा। तो इसका आंसर आएगा 27 का ऑप्शन बी 1। अगर यहां पर x नॉर होता, सारे गेट x नॉर होते तो आंसर क्या आता, x नॉर होता, तो ये x नॉर x इवन नंबर ऑफ टाइम होता, तो इवन नंबर के लिए x नॉट क्या देता है, 1 देता है। तो यहां पर 1 होता,
ये x0 होता 1 x0 1 क्या देता 1, तो भी आंसर क्या होता 1 होता। तो यानी कि सेम इस सर्किट में आप चाहे एक्सो ले लो चाहे एक्सटर्नल ले लो, आउटपुट दोनों केस में क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर? 28 क्वेश्चन 28 f इज इक्वल टू a प्लस बी ए बार प्लस सी, देन सिंपल सा इसका a प्लस बी ए बार प्लस सी, इसका सिंपल सा मैं एंड कर लेता हूं, a डॉट ए बार ए सी ए बार बी बी सी आएगा। ये a डॉट ए बार ए डॉट सी ए बार बी और बी सी, ए डॉट ए बार क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ए डॉट ए बार 0 हो गया, क्या बचा ए सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी, कंसिस्टेंस थ्योरम, है ना, एक दो दिन पहले पढ़ी थी कंसिस्टेंस थ्योरम। क्या थी ये प्रॉपर्टी ये कह रही थी कि ए और ए बार सिर्फ ऐसा वेरिएबल है जो कि कॉम्प्लीमेंट नॉर्मल दोनों फॉर्म्स में है अवेलेबल, और तीसरी टर्म में ये प्रेजेंट नहीं है, तो ये टर्म्स बचेंगी, ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी एलिमिनेट हो जाएगी। दैट टर्म इज योर रिडंडेंट टर्म, तो आंसर क्या होगा ए सी प्लस ए बार बी, यानी कि ऑप्शन सी होगा, ए सी प्लस ए बार बी यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा 28 का। सिंपल मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि सिंपल एंड ऑपरेशन किया तो ए डॉट ए बार 0 हो जाएगा। यहां पर 3 टर्म आई, इसमें आपकी लग रही है प्रॉपर्टी कौन सी, कंसिस्टेंस थ्योरम के थ्रू ये बी सी आपका रिडंडेंट होता है, हट जाता है, क्या बचेगा ए सी प्लस ए बार बी, है ना। ये सब चीजें पकड़नी पड़ेंगी, पकड़ना सीखना पड़ेगा इन सब चीजों को, ठीक है, तभी क्वेश्चन बनेंगे हमारे जल्दी। क्वेश्चन बनना अलग बात है, जल्दी बनाना उससे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असली गेम चेंजर तो वो टाइम ही है ना, असली गेम चेंजर वो टाइम ही है, क्योंकि वहां पर एक एक क्वेश्चन बाकी अपने कॉम्पिटिशन से ज्यादा करना, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल रहता है ना। देखिए द सर्किट शोन इन द फिगर इज, आपको एक सर्किट दिया है, ये सर्किट देखा है हमने कहीं, अरे यार कल के लेक्चर में पढ़ा था बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर पढ़ा था ना। क्या कहा था, जब इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स होंगे तो क्या था वो कैस्केड में बायस्टेबल, जब ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट्स थे तो क्या था वो अस्टेबल। तो ये क्या है आपका अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग ऑक्सीलेटर, स्क्वायर वेव जनरेटर, है ना, रिंग ऑक्सीलेटर स्क्वायर वेव जनरेटर, ठीक है। देखो तो ये बोल रहा है, ये सर्किट दिया है, ए ऑप्शन, एन ऑक्सीलेटिंग सर्किट एंड इट आउटपुट इज स्क्वायर वेव, बिल्कुल सही है। ऑक्सीलेटिंग सर्किट है, ऑक्सीलेटर सर्किट है, पता है हमको, और आउटपुट क्या होगा स्क्वायर वेव होगा। वन हुज आउटपुट रिमेन्स स्टेबल इन टी स्टेट, स्टेबल तो रहता ही नहीं है। वन हुज आउटपुट रिमेन्स स्टेबल इन जीरो, जीरो पे तो होता ही नहीं है, एक बार जीरो आएगा एक बार वन, एक बार जीरो एक बार वन। सपोज इनपुट जीरो है तो ये वन, ये जीरो, ये वन, अब की बार यहाँ वन जाएगा तो ये जीरो, ये वन, ये जीरो, तो ये आउटपुट तो आपका वेरी कर रहा है, एक बार वन आ रहा है एक बार जीरो आ रहा है। हैविंग अ सिंगल पल्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ प्रोपगेशन डिले, नहीं सिंगल पल्स नहीं होगी, सिंगल पल्स नहीं है, 2 बार में जाके पल्स मिलेगी, है ना। जब एक बार राउंड करेगा तो हाफ पल्स, फिर वापस राउंड करेगा तब जाके पूरी पल्स आपकी कंप्लीट होगी, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीलेटिंग सर्किट एंड इट आउटपुट इज स्क्वायर वेव। थर्टी क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू एंड और इंप्लीमेंटेशन। देखिए इसको समझने के लिए वापस से हमको थ्योरी समझनी पड़ेगी कुछ। आपके पास 2 सर्किट होंगे, एक तो बोलेगा एंड और नेटवर्क, एक बोलेगा और एंड नेटवर्क। एंड और नेटवर्क का मतलब है पहले एंड करेंगे फिर और करेंगे,
एंड और नेटवर्क का मतलब है पहले एंड करेंगे फिर और करेंगे, और एंड नेटवर्क का मतलब है पहले और करेंगे फिर एंड करेंगे, पहले और करेंगे फिर एंड करेंगे। देखिए इधर, जैसे कि मेरे पास है ए बी प्लस सी डी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले एंड करना पड़ेगा। ए बी प्लस सी डी को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, पहले एंड किया फिर और किया, पहले एंड किया फिर और किया। और एन नेटवर्क के लिए सपोज एग्जांपल है ए प्लस बी सी प्लस डी, तो पहले मैंने और किया, और ही करना पड़ेगा मेरे को पहले, है ना, फिर लास्ट में जाके हम क्या करेंगे, एंड करेंगे। यानी कि एसओपी एक्सप्रेशन, ये क्या है आपका एसओपी, यानी कि एसओपी एक्सप्रेशन क्या होता है आपका, एंड और सर्किट होता है, एंड और सर्किट होता है। और पीओएस क्या होता है आपका, और एंड सर्किट होता है। यानी कि एसओपी में पहले एंड गेट्स लगेंगे फिर और गेट लगेगा, पहले एंड ऑपरेशन होगा फिर और होगा। पीओएस में पहले और गेट्स आएंगे फिर फॉलोड होगा बाय द एंड गेट, यानी कि पहले और ऑपरेशन फिर एंड ऑपरेशन। यानी कि ध्यान रखना, कहीं पर भी एंड और सर्किट मिल जाए लिखा हुआ, दैट मीन समझ जाना बात कर रहा है एसओपी की, और कहीं पर अगर और एंड मिले तो समझ जाना बात कर रहा है पीओएस की। ये बात समझ में आई पहले इतनी सी, नोट कर लो पहले इसको एक बार, फिर इसके आगे की कहानी समझते हैं। जल्दी से नोट करो। अब देखो, अब है क्या, नैंड और नॉर गेट से हमको इनको इंप्लीमेंट करना होता है। हमको कोई भी सर्किट नैंड नॉट से करना है, तो देखो बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, लिखते जाना इसको बात को। अगर सर्किट आपका एसओपी फॉर्म में होता है, अगर सर्किट आपका एसओपी फॉर्म में होता है तो हम उस सर्किट को नैंड गेट से इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आपका सर्किट एसओपी फॉर्म में है तो वो आपका नैंड गेट से इंप्लीमेंट होगा। अगर पीओएस फॉर्म में है तो नॉर गेट से होगा। लिखते जाना साथ साथ अपने वर्ड्स में। अगर एसओपी में है तो नैंड गेट्स काम में लेंगे, अगर पीओएस में है तो नॉर गेट्स काम में लेंगे। देखो कैसे, बबल बनाया, बबल बना दिया, बबल बना दिया, इसको बैलेंस करने के लिए बबल बैलेंस करना पड़ेगा ना, ऐसे चेंज हो जाएगा गेट। तो ये बबल लगाया बैलेंस करने की, बबल बैलेंस हो गए। ये बबल लगाया बैलेंस करने की बबल, ये बबल क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा, है ना, कॉम्प्लीमेंट। नॉट के लिए हमने बबल लगाते हैं, ठीक है। तो ये नैंड बन गया, ये नैंड बन गया। ये क्या है, इसके लिए भी आपको समझना पड़ेगा। That is your bubble NOR. That is bubble NOR. That is bubble AND. Bubble NOR is equivalent to NAND gate. Bubble NAND is equivalent to NOR gate. Bubble AND is equivalent to NOR gate. सर ऐसे कैसे हुआ, देखो इधर ध्यान से। A दिया है, B दिया है, क्या लिखूंगा, A बार प्लस B बार। लिख दूंगा क्या, A बबल करेगा तो A बार, B बबल करेगा तो B बार, A बार प्लस B बार। A बार प्लस B बार को AB का होल बार बोल दूं क्या, डी मॉर्गन से। A बार प्लस B बार को AB का होल बार बोल दें क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। AB का होल बार यानी कि क्या हो गया, नैंड। ऐसे यहां आ जाओ, ये A है, B है, A का बार A बार देगा, B का बार B बार, तो A बार डॉट B बार, A बार डॉट B बार को A प्लस B का होल बार बोल दूं क्या,
डी मॉर्गन से ए बार डॉट बी बार को ए प्लस बी का बार बोलते हैं, ए प्लस बी का बार का मतलब है नॉर गेट, मतलब है नॉर गेट। यानी कि कहीं पर अगर आपको बबल डॉर दिया है दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू नैंड गेट। अगर आपको बबल एंड दिया है दैट इज इक्वल्स टू नॉर गेट। आ रही बात समझ में? यहां पर सिंपल से कंसेप्ट होता है, याद रखने का तरीका, एंड नैंड और नॉर, एंड नैंड और नॉर। क्या है ये? देखो, एंड का बबल, अगर आपको बबल एंड बन दिया है तो वो इक्वल होगा नॉर के। अगर बबल नॉर दिया है तो वो इक्वल्स होगा एंड के। बबल नैंड दिया है तो वो और के इक्वल होगा। बबल्ड और दिया है तो वो नैंड के इक्वल होगा। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेट सिंबल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेट सिंबल। इनको हम बोलते हैं बबल लॉजिक, बबल्ड लॉजिक और कॉल्ड अल्टरनेट सिंबल। तो एंड का, बबल्ड एंड का मतलब नॉर है, बबल्ड नॉर का मतलब एंड है, बबल्ड नैंड और के बराबर है, बबल्ड और नैंड के बराबर है। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। पहले तो सबसे पहले आप नोट करो ये पॉइंट, ठीक है। इसके बाद ये लिख लो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं वापस हमारे इस क्वेश्चन। देखो इधर बबल्ड और है, बबल्ड और किसके बराबर होगा? बबल्ड और नैंड के बराबर। नैंड के बराबर होगा तो नैंड के बराबर होगा तो ये गेट क्या बन जाएगा? नैंड बन जाएगा। तो ये नैंड है, ये नैंड है, ये नैंड है, ठीक है। देखो इधर दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लेवल, पहला लेवल, ये सेकंड लेवल। पहले हमने नैंड किया, फिर हमने वापस से नैंड गेट यूज किया। अगर पहले की बात करूं एंड और नेटवर्क के बारे में की, तो पहले एंड था फिर और था। अभी जब हमने नैंड सीखा तो पहले नैंड फिर नैंड, यानी कि मैं बोल सकता हूं, या चलो मैं वापस उस पर लिख देंगे हम, यानी कि मैं बोल सकता हूं एंड और नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, कंप्लीट लिखता हूं, टू लेवल एंड और नेटवर्क is equivalent to two level NAND. Two level AND or network is equivalent to two level NAND. Two level AND or network is equivalent to two level NAND. पहले लेवल में एंड था फिर और था, जिसको हमने कन्वर्ट किया नैंड से। यानी कि बोल सकता हूं एंड और नेटवर्क इज इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग नैंड गेट्स, या टू लेवल एंड और सर्किट इज इक्विवेलेंट टू टू लेवल नैंड सर्किट। ये बात समझ में आई क्या? पहले एंड और था, पहले लेवल में एंड था फिर और था, अब क्या हो गया? यहां भी नैंड यहां भी नैंड, तो टू लेवल नैंड बन गया। हुई बात क्लियर? यहां आ जाओ, नॉर बनाना है, बबल लगाया, नॉर लगाना है, बबल बैलेंस करने के लिए, बबल बैलेंस करने के लिए बबल हो गया बैलेंस। ये नॉर बबल्ड एंड इज इक्विवेलेंट टू, डायगोनल था, बबल्ड एंड इज इक्विवेलेंट टू नॉर गेट, बबल्ड एंड इज इक्विवेलेंट टू नॉर गेट, नॉर गेट
टू लेवल और एंड था, टू लेवल और एंड था, दैट इज इक्वल्स टू टू लेवल नॉर नॉर, टू लेवल नॉर नॉर नाउ। टू लेवल और a network is equivalent to two level nor nor. Two level and or network is equivalent to two level nor nor, two level nor nor. तो आपको जो पॉइंट याद रखने हैं वो पॉइंट ये हैं, एंडो सर्किट का मतलब एसओपी होता है, एंडो सर्किट इज इक्विवेलेंट टू नैंड नैंड, क्योंकि एसओपी सर्किट हम नैंड गेट से इंप्लीमेंट करते हैं, तो सो एंडो सर्किट इज इक्विवेलेंट टू नैंड नैंड। इधर बात करें और एंड सर्किट, यानी कि पीओएस की बात कर रहा है, पीओएस को इंप्लीमेंट करने के लिए नॉर गेट चाहिए, यानी कि और एंड सर्किट इज इक्विवेलेंट टू नॉन नॉर इंप्लीमेंटेशन, राइट। नोट करो जल्दी से ये बात, फिर वापस आते हैं क्वेश्चन पर। ओके नोट। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू एंड और इंप्लीमेंटेशन? एंड और इंप्लीमेंटेशन के इक्वल क्या होगा? एंड और के इंप्लीमेंटेशन के इक्वल नैंड नैंड इंप्लीमेंटेशन, नैंड नैंड। अगर इस क्वेश्चन में और एंड पूछ लेता, और एंड पूछ लेता तो ये इक्विवेलेंट होता किसके? नॉर नॉर के। और एंड पूछ लेता तो ये इक्वल होता किसके? नॉर नॉर के, राइट। बट अभी पूछ रहा है एंड और, तो एंड और इंप्लीमेंटेशन इज इक्वल टू नैंड नैंड इंप्लीमेंटेशन। क्लियर? 30 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। 31 द कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं हम? पूरे का बार लगा देते हैं, तो बार लगाएंगे, डी मॉर्गन से सॉल्व करेंगे, एक्स बार। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिख के दूं तो इसका बार हो गया प्लस एक्स बार प्लस जेड, ये बार हो गया प्लस एक्स प्लस वाई का बार हो गया, है ना। यहां पर प्रोडक्ट था जो कि आपका सब में बदल जाएगा बाकी को। इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो एक्स बार वाई जेड बार आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो एक्स बार वाई जेड बार आएगा, यहां पर डी मॉर्गन्स लगाओगे तो एक्स जेड आ जाएगा, यहां पर एक्स बार आ जाएगा। आप ये मत कहना, सॉरी, एक्स बार वाई बार आएगा, है ना। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं भी डी मॉर्गन्स लगाने में, है ना। बच्चों की तरह अब मैं नहीं बताऊंगा कि एक्स बार करो वाई करो, है ना। ये सब चीज़ तो बिल्कुल अंडरस्टूड है, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कोई बेसिक है बिल्कुल ये, राइट। डी मॉर्गन्स लिया, एक्स बार, ये आपको डॉट हो जाएगा, वाई डबल बार कैंसिल, जेड बार प्लस एक्स बार कैंसिल, जेड डबल बार कैंसिल, प्लस एक्स बार वाई बार। तो आपके पास आ रहा है एक्स बार वाई जेड बार, एक्स जेड प्लस एक्स बार वाई बार। ऑप्शन बी है क्या? ऑप्शन बी है क्या? बिल्कुल है। तो आपसे पूछा था एक एक्सप्रेशन देखिए किसका कॉम्प्लीमेंट किसके को लगा, तो कॉम्प्लीमेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर ऑप्शन बी। क्लियर? 32 क्या बोला? 32 आपके पास मिनटर्म्स दिए हैं 0, 6, 8, 13, 14। कितने वेरिएबल्स हैं? 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल के मैप बना लेते हैं, 4 वेरिएबल के मैप बना लेते हैं। जब आपके पास फंक्शन बड़ा हो तो 4 वेरिएबल मतलब के मैप बना के ही आप सॉल्व करें, मिनिमाइजेशन बहुत इफेक्टिवली होगा और बहुत आराम से होगा बिना गलती के, ठीक है। के मैप बना लिया, ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0, ये लिख दिया, ठीक है। मिनटर्म्स यहां पर आप ध्यान देंगे, जीरो, सॉरी, 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14,
ये सेल्स की वैल्यू होती है, वैल्यूज हैं, डायरेक्टली हमने कैलकुलेट कर रखा है, राइट। 0 0 0 0 0 0 0 1, राइट, 1 1 1 0 0 0, ये डायरेक्टली हमने कैलकुलेट कर रखा है, राइट, ये डायरेक्टली हमने उसके बेसिस पे लिखा है। 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 है ना, इस तरीके से मार्क किया है। अब देखो यहां पर आप देखोगे 0 पे 1 है, 6 पे 1 है, ये इसका मतलब होता है मिन टर्म्स। ये बना होगा तो इसका मतलब होगा मिन टर्म्स, मिन टर्म्स के लिए सिंबल होता है। और ये बना होगा तो इसका मतलब होता है मैक्स टर्म्स, ये मैक्स टर्म्स के लिए सिंबल होता है, ठीक है। ये मिन टर्म्स के लिए, ये मैक्स टर्म्स के लिए। तो यहां पर आप देखोगे 0 पे 1 है, और मिन टर्म्स का मतलब आउटपुट फंक्शन 1, आउटपुट 1, मैक्स टर्म्स का मतलब आउटपुट 0, तो मैं इसलिए 1 पुट कर रहा हूं। 0 पे 1, 6 पे 1, 8 पर 1, 13 पे 1, 14 पे 1, 0 पे 1, 6 पे 1, 8 पे 1, 13 पे 1, 14 पे 1। डोंट केयर्स कहां पर हैं? 2 पर हैं, 4 पर हैं और 10 पर हैं। डोंट केयर्स कहां पर हैं? 2 पे हैं, 4 पे हैं और 10 पर हैं। यहां पर क्या है आपके पास? डोंट केयर्स हैं। अब बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, जितना बड़ा ग्रुप बनेगा फंक्शन उतना ही मिनिमाइज्ड होगा। मिनिमाइज्ड पूछ रहा है वो, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिनिमाइज्ड करना है। तो देखो इधर, यहां पर आप देखोगे एक क्वाड बनेगा, इसको हम बोलते हैं क्वाड। 4 सेल्स का जो ग्रुप बनता है उसको हम बोलते हैं क्वाड। लिख दूं यहां पर, देखो इधर, क्वाड 4 सेल्स का कॉम्बिनेशन, पेयर 2 सेल्स का कॉम्बिनेशन, सिंगल 1 सेल का कॉम्बिनेशन, ऑक्टेट, बस यही काम आते हैं हमारे, ऑक्टेट 8 सेल्स का कॉम्बिनेशन, राइट, ऑक्टेट 8 सेल्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे एक ऑक्टेट, एक क्वाड तो मैंने ये बना दिया, इस 1 की सिंगल रहेगा, इस 1 के लिए ध्यान से देखना, इस 1 के लिए मैंने क्या किया, एक क्वाड बना दिया, राइट। चारों कॉर्नर्स पे अगर 1 होगा, चारों कॉर्नर्स पे 1, डोंट केयर। यहां पर सर डी क्या है? डी है डोंट केयर, डी है आपका डोंट केयर। डोंट केयर्स को हम के मैप में, डोंट केयर्स को हम के मैप में यूज करते हैं, मिनटर्म्स के साथ भी काम में ले सकते हैं और मैक्सटर्म के साथ भी काम में ले सकते हैं। बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने के लिए, मिनटर्म के साथ मैक्सटर्म के साथ बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने के लिए हम काम में लेते हैं, राइट, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने में। तो यहां पर आप देखिए कि ये एक ग्रुप बन गया बड़ा, जितना बड़ा ग्रुप बनेगा फंक्शन उतना ही छोटा हो जाएगा। ये 1 है तो चारों कॉर्नर पे 1 या डी बन रहे हैं, एक क्वाड ये बनेगा, इसका सिंगल। डोंट केयर छूट रहा है, छूटने दो, पर सारे 1 कवर होना जरूरी है, सारे 1 कवर करना जरूरी है। डोंट केयर अगर कवर नहीं हो रहे हैं तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर एक क्वाड ये बनाया, एक क्वाड ये बनाया, एक पेयर। अब एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, जा रहा हूं, एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले इस क्वाड के लिए, इस क्वाड के लिए ऊपर देखा 1 0, 1 सी के लिए है तो सी, 0 डी के लिए तो डी बार। 1 सी के लिए तो मेरे को पता है, जब मैं मिनटर्म की बात करता हूं, एसओपी की बात हो रही है, यानी कि 0 होगा तो कॉम्प्लीमेंट, 1 होगा तो नॉर्मल, कल पढ़ा था है ना। तो सी डी बार, ठीक है। अब ये जो चारों कॉर्नर पे 1 है, जो चारों कॉर्नर पे 1 है ना, उसके लिए देखो इधर, इसके सामने देखा, लास्ट वाला 0 कॉमन है, लास्ट वाला 0 यानी कि बी, बी 0 यानी कि बी बार। इधर देखा, इसके सामने 0 0, इसके सामने 1 0, क्या कॉमन है? लास्ट वाला 0, लास्ट वाला 0 यानी कि डी बार, बी बार डी बार। यहां से क्या गया? बी बार डी बार। वापस देखो, जो चारों कॉर्नर पे मैंने 1 बनाया, उसके लिए सामने देखा 0 0, लास्ट वाला 0 यानी कि बी बार, ऊपर देखा लास्ट वाला 0 यानी कि डी बार, बी बार डी बार। इस 1 के लिए, इस 1 के लिए, इस 1 के लिए आप देखोगे, सामने देखा ए बी, ए बी, ए बी का मतलब 1 1 यानी कि ए बी। ऊपर देखोगे 0 1, 0 1 का मतलब, 0 का मतलब सी बार, 1 का मतलब डी, यानी कि ए बी सी बार डी। तो मेरा आंसर आया ए बी सी बार डी
प्लस सी डी बार प्लस बी बार डी। ऑप्शन बी है क्या? ऑप्शन बी, बी बार डी बार प्लस सी डी बार प्लस ए बी सी बार डी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले मिनटर्म्स प्लॉट कर ली, यानी कि वहां 1, फिर डोंट केयर जहां दिए वहां डोंट केयर। डोंट केयर की हेल्प से हम बड़े से बड़ा ग्रुप बनाएंगे और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने के बाद उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन लिखना, वापस देखें, इस क्वाड के लिए सामने से कुछ नहीं मिलेगा, कॉमन चाहिए, तो सामने तो चारों सेल्स आएंगी तो कुछ कॉमन नहीं मिलने वाला। ऊपर देखूंगा 1 0, 1 सी के लिए है तो सी, 0 डी के लिए है तो डी बार, राइट। फिर चारों कॉर्नर पे 1 दे रखा है, इनमें देखूंगा सामने, इसके सामने 0 0 आ रहा है, इसके सामने 1 0 आ रहा है, क्या कॉमन है? लास्ट वाला 0, लास्ट वाला 0 यानी कि बी, बी बार। फिर इन दोनों के सामने देखूंगा 0 0 1 0, क्या कॉमन आ रहा है? लास्ट वाला 0 यानी कि डी बार। इस 1 के लिए यहां सामने देखा 1 1, A1 B1 यानी कि AB। ऊपर देखूंगा 0 1, C के लिए 0 यानी कि C बार, 1 के लिए D यानी कि D, राइट। तो मेरा आंसर होगा B बार D बार प्लस C D बार प्लस AB C बार D। बीच में प्लस लगेगा क्योंकि हम मिनटर्म्स की बात कर रहे हैं, SOP की बात कर रहे हैं, और SOP क्या होता है? प्रोडक्ट टर्म्स का सम। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट टर्म्स आई हैं, इनका सम लिख दूंगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्लियर? नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है? ये कुछ इक्वेशन दी है, दैट इज इक्वल टू 1 इफ सी इज इक्वल टू ए बार, इफ सी इज इक्वल टू ए बार, सी इज इक्वल टू ए बार। देखो सी की जगह आपको ए बार लिखना है, तो सी की जगह मैं ए बार लिखना चालू करता हूं। सी की जगह मैं ए बार लिखना चालू कर रहा हूं बस। सी की जगह ए बार, तो यहां से आप देखोगे यहां से कॉमन आएगा आपके पास ए बार, यहां से कॉमन आएगा ए बार, आएगा क्या? ए बार प्लस ए बार प्लस ए क्या होगा? 1 1 मतलब ए, तो यहां से तो आ गया ए प्लस आएगा, यहां से तो ए बार, यहां से कॉमन आएगा ए बार प्लस ए क्या होता है? ए बार प्लस ए क्या होता है? 1 होता है। तो 1 होते ही ये पूरा 1 ए मिल गया। यहां से आ जाओ, यहां इन तीनों में ए बार कॉमन है तो बाहर आ जाएगा ए बार मिलेगा, तो ये बन गया ए बार बी बार, ए बार बी बार, ठीक है। यहां से देखो ए डॉट, ये डबल बार कैंसिल हो जाएगा, ये डबल बार कैंसिल, तो ए बचा, ये भी ए, तो ए बचा, ए प्लस ए बार बी बार, ए प्लस ए बार बी बार आएगा क्या? ये डबल बार कैंसिल, तो ये ए डॉट ए हो गया, ये ए है, तो ए प्लस ए होता है ए प्लस ए बार बी बार, ए प्लस ए बार बी बार। एब्जॉर्प्शन लॉ नंबर 2, एब्जॉर्प्शन लॉ नंबर 2, ए प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस ए बार बी बार क्या होगा? ए प्लस बी बार होगा, ए प्लस बी बार होगा। तो यहां से क्या आया आपके पास? ए प्लस बी बार आया। यहां से क्या आया आपके पास? ए प्लस बी बार आया। आएगा क्या? ए प्लस बी बार आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो यहां से ये ए आया। अब देखो जब इसका इसके साथ एंड करोगे तो 0 मिलेगा, क्योंकि मेरे को पता है ए डॉट ए बार क्या होता है? 0, तो ये 0 कर देगा। इसका इसके साथ करोगे बचेगा, तो फाइनली आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा ए प्लस ए बार बी बार। सही बोल रहा हूं क्या? सही बोल रहा हूं क्या? ए बार बी बार इंटू ए, ये 0 हो जाएगा, ए बार बी बार इंटू बी बार, ए बार बी बार हो जाएगा, तो ए प्लस ए बार बी बार, ए प्लस ए बार बी बार, ए प्लस ए बार बी बार। वापिस से अभी भी सॉल्व किया था मैंने, अभी भी सॉल्व किया था। जब मैं इसको एब्जॉर्प्शन लॉ लगाऊंगा तो क्या मिलेगा? ए प्लस बी बार। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि ये सारा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ये सारा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो ए प्लस बी बार इज इक्वल टू 1। आगे बात समझ में? क्या कह रहा है? ये इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है इफ सी इज इक्वल टू ए बार होगा तो आंसर क्या होगा? तो मैंने सब जगह जहां जहां सी था वहां पर ए बार पुट कर दिया। वापस देखो,
तो यहां से आप देखोगे ए बार प्लस ए बार बी बार, तो यहां से ए बार आ जाएगा आपके पास, आएगा ना, ए बार प्लस ए बार बी बार करोगे तो ए बार कॉमन लिया तो 1 प्लस बी बार 1 होगा तो ए बार है ना। ये सब चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, है ना, सीखना है कि ये सब चीजें नहीं करनी पड़े एक बार डायरेक्टली क्या हो कैलकुलेशन, ये तो है ना, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि ये सब चीजें डायरेक्टली पता लग जाएगी, यार ये तो ए बार देगा सीधा, ए बार प्लस ए 1 होता है, यानी कि ए बचा प्लस, यहां से आप करोगे पूरे में से ए बार कॉमन, 1 प्लस कुछ भी करोगे खत्म, ए बार बी बार, ठीक है। यहां से आप देखोगे ए डॉट ए डबल बार हो रहा था क्योंकि यहां पर सी बार आ गया, तो ए बार का बार है ना, तो ये ए प्लस ए होता है, ए प्लस ए बार बी बार, ए प्लस ए बार बी बार सॉल्व करूंगा, ए प्लस बी बार बनता है, ए प्लस बी बार। यहां पर इसका इसके साथ एंड करोगे 0 हो जाएगा क्योंकि मेरे को पता है ए डॉट ए बार क्या होता है 0, इसका इसके साथ करूंगा तो ए बार बी बार डॉट बी बार, ए बार बी बार, ए प्लस ए बार बी बार ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, ए प्लस बी बार होता है, तो ए प्लस बी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन सी। तो 33 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, 33 का आंसर होगा ऑप्शन सी। For the production of some expression L is equals to x plus y x bar plus z bar, the equivalent ये आपको पीओएस में दिया है, इसका इक्विवेलेंट एसओपी पूछ रहा है आपसे, देखो x प्लस वाई एक्स बार प्लस जेड बार, मैं सिंपल एंड ऑपरेशन करता हूं, x डॉट एक्स बार एक्स जेड बार एक्स बार वाई वाई जेड बार, ये 0 हो गया, क्या बचा एक्स जेड बार एक्स बार वाई प्लस वाई जेड बार, बचेगा ये, बच रहा है ये, यहां पर देखो x ऐसा है जो कॉम्प्लीमेंट और नॉर्मल दोनों फॉर्म्स में, z आपका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ही है और y नॉर्मल फॉर्म में ही है, यानी कि x ऐसा है जो आपका कॉम्प्लीमेंट और नॉर्मल दोनों फॉर्म्स में, यानी कि ये टर्म बच जाएगी, ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी रिडंडेंट, क्या हो जाएगी रिडंडेंट, यानी कि आपका आंसर होगा एक्स जेड बार प्लस एक्स बार वाई, एक्स जेड बार प्लस एक्स बार वाई, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आई बात समझ में, x प्लस वाई एक्स बार प्लस जेड बार, एंड ऑपरेशन करूंगा, ये 0 हो गया, एक्स जेड बार एक्स बार वाई प्लस वाई जेड बार, एक्स बार दोनों फॉर्म्स में है आपके पास, यानी कि ये टर्म बच जाएगी अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंस थ्योरम, है ना, कंसिस्टेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों टर्म्स बचेंगी, ये आपकी रिडंडेंट होगी, हट जाएगी, तो ये मेरा ऑप्शन सी बन जाएगा, तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन 35 ऑड पैरिटी जनरेटर, दो टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगी, पैरिटी डिटेक्टर, पैरिटी जनरेटर या फिर पैरिटी चेकर, है ना, पैरिटी चेकर, ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है। तो पैरिटी डिटेक्टर, पैरिटी जनरेटर, पैरिटी चेकर, कुछ भी बोले आपको, यहां पर हम काम में लेते हैं आपका एक्सॉर गेट, यहां पर हम जो गेट्स काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं आपके एक्सॉर गेट्स, ठीक है। ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं क्योंकि ऐसे कोई क्वेश्चन आपके अगर बनता है तो डायरेक्टली ऐसे ही फ्रेम होता है, बाकी कुछ इन डेप्थ इसमें कुछ होता है नहीं, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे, और बस ध्यान रखना है पैरिटी डिटेक्टर जनरेटर जनरेशन चेकर के लिए बात करें तो हम बात करेंगे एक्सॉर लॉजिक की, ऑप्शन बी।
राइट। तो 35 का आंसर आएगा ऑप्शन बी। 36 की अगर हम बात करें, 36 की अगर हम बात करेंगे तो 36 स्विचिंग सर्किट है आपका, स्विचिंग सर्किट है। एक बार इसकी थ्योरी भी मैं आपको बता देता हूं। स्विचिंग सर्किट जब ए आपका 0 होगा दैट मीन्स ओपन स्विच है, ए जब 1 होगा दैट मीन्स स्विच क्या है, क्लोज है। ए 0 है तो स्विच आपका ओपन है, ए 1 है तो स्विच आपका क्लोज है। तो जब आपका स्विच ओपन होगा करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि y इज इक्वल टू 0। जब स्विच आपका क्लोज होगा करंट फ्लो होगा, यानी कि y इज इक्वल टू 1। तो इस सर्किट के लिए एक्सप्रेशन क्या आ गया आपका, y इज इक्वल टू a आ जाएगा। क्या, a 0 तो y 0, a 1 तो y 1। वापस समझना, ये a आपका स्विच है, a अगर 0 हुआ यानी कि स्विच ओपन है, राइट, स्विच आपका ओपन है। a 1 हुआ यानी कि स्विच आपका क्लोज है। तो जब ओपन स्विच होगा तो y 0, क्लोज स्विच होगा तो y 1, यानी कि y इज इक्वल टू a। सपोज मेरे पास ये दो स्विच हैं, तो यहां पर y1 कब होगा, जब दोनों स्विच क्लोज हो। जब दोनों स्विच क्लोज होंगे तो y1 होगा। एक भी स्विच ओपन हो गया तो y क्या हो जाएगा, 0। एक भी स्विच ओपन होने का मतलब एक भी इनपुट 0 हुआ तो ये y आपका 0 होने वाला है। जब दोनों स्विच क्लोज होंगे तब 1 आएगा। क्या बन गया ये आपका एंड गेट। क्या बन गया आपका एंड गेट। क्या बन गया एंड गेट। तो इस तरीके से आपका स्विचिंग सर्किट वर्क करता है ना। नोट कर एक बार इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। नोट कर लो एक बार इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। देखिए, बी और सी पैरेलल में है यानी कि बीसी मिलेगा। बी और सी पैरेलल में यानी कि बीसी मिलेगा, राइट। अब देखो, करंट यहां से जैसे ही क्लोज होगा करंट यहां आएगी यानी कि ए। अब इस ए के साथ में, अब ये तो ए तो यहां तक तो आ गई करंट, अब करंट या तो यहां से जाएगी या यहां से जाएगी। दो रास्ते हैं, या तो ये पाथ फॉलो हो या फिर ये पाथ फॉलो हो। तो दो रास्ते हैं यानी कि या तो ये या ये। या के लिए क्या लेते हैं हम, और साथ में चाहिए, साथ में है तो क्या लेते हैं, एंड। तो यानी कि ए के साथ में इनमें से कोई ना कोई एक कंडीशन होगी, या तो बीसी हो जाए या डी हो जाए, या तो बीसी हो जाए या डी हो जाए, या तो ए डॉट या तो बीसी ये पाथ मिल जाए, या फिर ए के साथ में क्या मिल जाए, डी मिल जाए। ए के साथ में मिलना है दैट्स वाई डॉट लगाया, बीसी या डी में से कोई एक मिलना है दैट्स वाई और लगाया। आंसर आएगा ए डॉट बी सी प्लस डी, ए डॉट बी सी प्लस डी। बी और सी एंड हुआ बीसी, या फिर डी से जाएगा ए के साथ में तो ए डॉट बी प्लस, राइट, क्लियर। तो यहां पर आपके पास ये साफ मेंशन भी, ओपन को 0 लेंगे, क्लोज्ड को 1 लेंगे, जो अभी मैंने नोट्स में आपको बताया था। तो 36 का आंसर आएगा ऑप्शन सी। 37 वेन डायग्राम। वेन डायग्राम वापस से हमको थ्योरी समझनी पड़ेगी। एक वापस से एक थ्योरी समझते हैं। दो वेन डायग्राम है, दो डायग्राम है। ये एक शो कर रहा है, ये बी शो कर रहा है, ये ए ये बी। देखो ध्यान से, ये हमारा फर्स्ट एरिया। फर्स्ट एरिया कौन सा, इसके इधर वाला। ये हमारा सेकंड एरिया, दोनों के बीच वाला। ये हमारा थर्ड एरिया, इसके इस साइड वाला, राइट।
ये हमारा फोर्थ एरिया इन दोनों के आउटसाइड है। फर्स्ट एरिया इस बाउंड्री के बियॉन्ड, सेकंड इन दोनों के बीच का, थर्ड एरिया इस बाउंड्री के बियॉन्ड और फोर्थ इन दोनों के आउटसाइड है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहां पर देखो इस एरिया में ए है, ए आ रहा है लेकिन बी नहीं आ रहा, ए है लेकिन बी नहीं है, ए डॉट बी बार, ए है ए, बी नहीं है बी बार। इस एरिया में ए भी है और बी भी है, ए डॉट बी, ए भी है और बी भी है। थर्ड एरिया में बी है लेकिन ए नहीं है, ए बार डॉट बी। थर्ड एरिया में ए है, ए नहीं है लेकिन बी, ए बार। फोर्थ एरिया ना तो ए है ना बी है, ए बार डॉट बी बार। तो वेन डायग्राम में क्या करते हैं, ये आपके पास दो वेन हैं ए और बी के लिए। ये फर्स्ट एरिया जो कि ये बता रहा है जिसमें ए है लेकिन बी नहीं है। सेकेंड एरिया में ए और बी दोनों आ रहे हैं, ए डॉट बी। थर्ड एरिया में ए नहीं आ रहा, सिर्फ बी आ रहा है, ए बार डॉट बी। फोर्थ एरिया में ना तो ए है ना बी है, यानी कि ए बार डॉट बी बार। नोट करो इसको, एक बार नोट करो, फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। नोट करो, फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। हो गया? देखो यहां पर आपको तीन वेन डायग्राम दिए हैं, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। ठीक है, आपको बताना है इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा। इसको अगर मैं वापस बनाऊं तो मेरे पास एक तो ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन आ रहा है और एक ये पोर्शन आ रहा है ना। इस पूरे को ले लिया, इसको। तो आप ये x है, ये y है, z है। इस पोर्शन की बात करोगे तो इस पोर्शन में x आ रहा है, y आ रहा है लेकिन z नहीं आ रहा। तो x आ रहा है, y आ रहा है लेकिन z नहीं आ रहा, z बार। इस पोर्शन की बात करूंगा, इस पोर्शन की, तो इस पोर्शन में x आ रहा है, y आ रहा है, z आ रहा है, यानी कि x y z। इस पोर्शन की बात करूंगा, इस पोर्शन में x नहीं आ रहा, y नहीं आ रहा, सिर्फ z आ रहा है, x बार y बार z। आ जाएगा क्या? बोलो कोई दिक्कत इसमें? इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, x है, y है, z नहीं है, x y z बार, जो नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट। इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, x है, y है, z है, x y z। इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, x बार y बार z बार, x बार y बार z बार। ठीक है, आगे समझ में? यानी कि अब देखो, अब मेरे पास तीन पोर्शन है, मिनिमाइज करना है मेरे को, मिनिमाइज करना है, इन तीनों को मिनिमाइज करेंगे। इन दोनों से एक्स वाई आ जाएगा, इन दोनों से एक्स वाई आ जाएगा कॉमन, जेड पर जेड पर वन, एक्स वाई आ जाएगा, एक्स बार वाई पर जेड पर। तो मेरे पास आंसर आया एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई पर जेड पर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार। आ गई बात समझ में? क्लियर है? एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार। राइट? तो इस तरह का क्वेश्चन देते वेन डायग्राम का, तो आपको सिंपल एरिया वाइज एक्सप्रेशन लिखना है और फिर उसको मिनिमाइज कर देना है। एरिया वाइज एक्सप्रेशन लिख के उसको मिनिमाइज कर देना है। आंसर आएगा ऑप्शन डी, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द फंक्शन शोन इन द फिगर व्हेन सिंप्लीफाइड विल, फंक्शन का जो सिंप्लीफिकेशन होगा उसमें टर्म्स कितनी आएंगी। ठीक है, सिंप्लीफाइड करते हैं। ये सिंगल बनेगा, ये सिंगल बनेगा, ये सिंगल बनेगा, ये सिंगल बनेगा, क्योंकि इनके पड़ोसी में, इनके पड़ोस में कोई भी वन नहीं है तो कोई भी ग्रुप नहीं बन पाएगा। ठीक है, इस वन के लिए ये पेयर बनेगा इसके साथ, इस वन के लिए ये पेयर बनेगा इसके साथ, इस वन के लिए ये पेयर बनेगा इसके साथ। राइट? तो अब देखना,
टर्म्स पूछा कितनी टर्म होंगी, एक टर्म इसके लिए, दो टर्म इसके लिए, थर्ड टर्म ये हो गई, फोर्थ टर्म ये हो गई, फिफ्थ ये हो गई, सिक्स्थ ये हो गई और सेवंथ ये हो गई। 7 टर्म्स आएंगी इसके आंसर में। जब मैं इसको मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन में लिखूंगा तो मेरे पास 7 प्रोडक्ट टर्म्स आएंगी, 7 प्रोडक्ट टर्म्स होंगी इस गिवन के मैप के सिंप्लीफिकेशन में। यही पूछ रहा है वो कि इसके सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, तो 1 2 3 4 4 टर्म यहां से, 5 टर्म, 6 टर्म और 7 टर्म, 1 2 3, 3 पेयर बनेंगे, 4 सिंगल रहेंगे, 4 सिंगल 3 पेयर, यानी कि टोटल 7 टर्म आपके पास आने वाली हैं। क्या एक्सप्रेशन होगा, क्या आएगा वो आपसे नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपसे टर्म्स पूछ रहा है, तो जल्दी से मेरा आंसर आ जाएगा 7। कैलकुलेट कर लूंगा जितने भी ग्रुप बन रहे हैं, जितने भी मेरे पास पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, सिंगल की, पेयर की, क्वाड की, वो सारी क्या होंगी, टर्म्स होंगी। क्लियर? सिंपल सा आंसर है 7 टर्म्स। द नंबर ऑफ डिफरेंट बूलियन फंक्शंस ऑफ 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल्स के लिए फंक्शन कितने आएंगे, बूलियन फंक्शन? मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशंस इज इक्वल्स टू 2 raised to the power 2 raised to the power n. Maximum possible logical expressions is equals to 2 raised to the power 2 raised to the power n. ये मैक्सिमम पॉसिबल आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशन होते हैं, जहां पर n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। सपोज फॉर एग्जांपल n इज इक्वल्स टू 1 हुआ, तो n इज इक्वल्स टू 1 होगा तो मेरे पास मैक्सिमम लॉजिकल एक्सप्रेशन कितने आएंगे, 2 raised to the power 1, दैट मीन्स 4 आएंगे। कौन कौन से होंगे, a होगा, a बार होगा, 1 होगा, 0 होगा, ये 4 बनते हैं। n इक्वल्स टू 1 के लिए ये 4 एक्सप्रेशन आपके सामने होते हैं, a बार 1 0। तो वही यही पूछ रहा है कि n इक्वल्स टू 4 के लिए, n इक्वल्स टू 4 के लिए मैक्सिमम कितने एक्सप्रेशन बन पाएंगे, तो मेरा आंसर होगा 2 raised to the power 4, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 4 है, 2 raised to the power 16। आंसर होगा 2 raised to the power 16। नोट कर लो इसको, मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन दैट इज इक्वल्स टू 2 raised to the power n। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये। n के लिए आपके पास ये 4 होते हैं। जब 2 वेरिएबल्स की बात करूंगा, 2 raised to 2 16 आएगा, 16 आएगा। 3 की बात करूंगा 256 आएगा, है ना, इस तरीके से चलेगा। 4 की बात कर रहे हैं तो 2 raised to 16 आ रहा है। क्वेश्चन देखें वापस से, द नंबर ऑफ डिफरेंट बूलियन फंक्शंस ऑफ 4 वेरिएबल्स 2 raised to 16, 2 raised to 16, दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, पढ़ते हैं। इन केस प्रॉब्लम हैज नो डोंट केयर, कोई डोंट केयर आपके पास नहीं है, तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा? पहला स्टेटमेंट, द इंफॉर्मेशन इन आर ट्रुथ टेबल इज नॉट सफिशिएंट टू कंप्लीट अ कार्नोट मैप। कह रहा है कि ट्रुथ टेबल में जो इंफॉर्मेशन होगी वो कंप्लीट नहीं होगी, वो सफिशिएंट नहीं होगी के मैप को कंप्लीट करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, डोंट केयर्स तो एक्स्ट्रा होते हैं। मेरे को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो चाहिए मिनटर्म मैक्सटर्म की। डोंट केयर्स तो सिर्फ मेरे को सपोर्ट करते हैं बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने के लिए, बट बिना डोंट केयर के काम अटकेगा नहीं। सिर्फ मेरे को मिनटर्म मैक्सटर्म चाहिए होते हैं, उसी के बेसिस पे ट्रुथ टेबल बनेगी और उसी से मेरा के मैप बन जाएगा। तो ये बात तो गलत बोल रहा है। बी है द इंफॉर्मेशन है के कार्नो मैप इज नॉट सफिशिएंट टू कंप्लीट अ ट्रुथ टेबल, ये भी गलत है। थर्ड, क्योंकि के मैप के जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी, वो सफिशिएंट नहीं होगी ट्रुथ टेबल को कंप्लीट करने के लिए, नहीं है, सही है ना।
द इंफॉर्मेशन है ट्रूथ टेबल इज सफिशिएंट टू कंप्लीट अ के मैप, बिल्कुल सही है। डोंट केयर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मिनटम मैक्सिमम्स अगर हैं आपके पास, डोंट केयर नहीं दे रहा मत देना दो ना, मिनटम मैक्सिमम्स तो होंगे, उससे आपकी ट्रूथ टेबल सफिशिएंट होगी, ट्रूथ टेबल जो होगी वो सफिशिएंट होगी के मैप बनाने के लिए, के मैप को कंप्लीट करने के लिए। द ट्रूथ टेबल हैज नो रिलेशन विद दिस कर्व मैप, ये तो है नहीं, ट्रूथ टेबल से ही के मैप बनता है, ट्रूथ टेबल के बेसिस पे आप के मैप बना पाते हो, इसलिए दोनों का लिंक तो है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्या कि अगर डॉट के स्टेट्स आपको नहीं दिए हैं तो इंफॉर्मेशन जो ट्रूथ टेबल में वो सफिशिएंट होगी के मैप को ड्रॉ करने के लिए, के मैप को बिल्ड करने के लिए, राइट। तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 41 वापस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ ओनली एंड गेट इज सफिशिएंट टू रेंज एनी कॉम्बिनेशन। कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट, कोई भी सर्किट बनाने के लिए लार्ज नंबर ऑफ एंड गेट सफिशिएंट है क्या? बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एंड गेट से मैं कोई सा भी सर्किट बना सकता हूं क्या? नहीं बना सकता, चाहे कितने भी एंड गेट दे दे आपको, पर मैं कोई सा भी सर्किट, सारे सर्किट नहीं बना सकता एंड गेट से, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, सारे आपके पास नैंड गेट दे रखे हैं, बहुत सारे नैंड गेट हैं, क्या उससे कोई सा भी कॉम्बिनेशन सर्किट बना सकता हूं? बना सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता है नैंड नॉर क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। नैंड एंड नॉर आर यूनिवर्सल गेट्स, मींस इन गेट्स से आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन सर्किट, कोई सा भी गेट, कोई सा भी लॉजिक सर्किट, कुछ भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, कितने भी नंबर ऑफ नैंड और नॉर आपको दे दे तो, राइट। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड, और गेट्स, सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत सारे और गेट दे दे, क्या उससे सारे गेट बन जाएंगे, सारे सर्किट बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। कितने भी ज्यादा और गेट दे दे, नहीं बनेगा, सारे सर्किट नहीं बनेंगे, गलत है। नॉट गेट दे दे, अकेले नॉट गेट से बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन बी सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नैंड गेट, या इस जगह देता नॉर गेट, तो वो आंसर मेरा करेक्ट होता है, क्योंकि नैंड और नॉर मेरे को पता है यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, और इनके थ्रू मैं कोई सा भी बड़े से बड़ा सर्किट, कोई से भी बड़े से बड़े लॉजिक गेट्स के लिए मैं कुछ भी इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूं बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ नैंड एंड नॉर गेट्स, राइट। तो 41 का मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी, अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ओनली नैंड गेट्स आर सफिशिएंट टू रियलाइज और इंप्लीमेंट एनी कॉम्बिनेशन सर्किट। कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट को इंप्लीमेंट करने के लिए, बनाने के लिए लार्ज नंबर ऑफ ओनली नैंड गेट्स अगर है मेरे पास, तो ये सफिशिएंट है, राइट। बी ऑप्शन 41 का। 42 वापस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बैक टू बैक कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके सामने, तो ध्यान से देखना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। द बूलियन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, द बूलियन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, बूलियन, कोई भी बूलियन फंक्शन है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, एज सम ऑफ मैक्सटर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मिनटर्म्स, मैक्सटर्म्स का सम और मिनटर्म्स का प्रोडक्ट, मिनटर्म्स तो खुद एक प्रोडक्ट होती हैं, उसका तो सम करते हैं, मैक्स टर्म्स आपकी सम टर्म्स होती हैं, उसका हम प्रोडक्ट करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। एज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट सम टर्म्स का प्रोडक्ट होता है, और सम ऑफ मिन टर्म्स प्रोडक्ट टर्म्स होती है, उसका सम होता है, ये सही है। मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट, मिन टर्म्स का सम, तभी तो ये पीओएस बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, एसओपी। सी ऑप्शन देख लेते हैं, पार्शियली एज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, पार्शियली एज सम ऑफ मिन टर्म्स, नहीं, गलत है ना। पार्शियली तो कुछ होता ही नहीं है, या तो मिन टर्म्स में होगा या मैक्स टर्म्स में होगा, पार्शियली एज सम ऑफ ये तो होगा ही नहीं, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर है 42 का बी, प्रोडक्ट ऑफ। देखो लैंग्वेज का खेल है बस, है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, तो बस वही पकड़नी है, इसमें ही कई बार हम जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, है ना, ध्यान रखना है। 42 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 43 मिनिमाइज्ड फॉर्म, द मिनिमाइज्ड फॉर्म ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन, आपको बूलियन फंक्शन दिया है, इसकी मिनिमाइज्ड फॉर्म क्या होगी, इसकी मिनिमाइज्ड फॉर्म क्या होगी? सिंपल सा है, मिनिमाइजेशन के लिए कोई टेंशन नहीं, के मैप बनाओ, 3 वेरिएबल के मैप बनाया, 3 वेरिएबल के मैप, ए इधर बी सी इधर, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ये 0 होता है, ये 1, ये 3, ये 2,
ये 4, ये 5 सेल्स की वैल्यू, ये सेल्स होती हैं और इनकी वैल्यू ये दे रखी है मैंने, है ना। अब मैक्सटर्म दिए, पाई का मतलब मैंने बताया था मैक्सटर्म, मैक्सटर्म का मतलब फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, 0। तो इन जगह मेरे को 0 पुट करना है, इन जगह मेरे को क्या करना है, 0 पुट करना है, इन जगह मेरे को 0 पुट करना है। आ रही बात समझ में, 0 पुट करना है, ठीक है। अब यहां पर आप देखो ये जो टर्म्स दिए ये किसमें दिए हैं, ये जो 4 ऑप्शन दिए किसमें दिए, एसओपी में दिए, 4 ऑप्शन किसमें दिए, एसओपी में। और यहां पर आपको क्या दिए, मैक्सटर्म। कोई बात नहीं, मेरे को पता है, मेरे को पता है कि मैक्सटर्म्स के अलावा जो टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, मिन टर्म्स। अगर नहीं पता है तो पता कर लो, मैक्सटर्म्स के अलावा जो टर्म्स होती हैं वो क्या होंगी, मिन टर्म्स। या मिन टर्म्स दी हुई हैं तो मिन टर्म्स के अलावा जो बच गई वो क्या होंगी, मैक्सटर्म्स होंगी, ठीक है। तो यहां पर मैक्सटर्म दिए 0 2 3 पर, तो 0 2 3 छोड़ के बाकी सब जगह क्या होंगी, मिन टर्म्स होंगी। मिन टर्म्स का मतलब फंक्शन का आउटपुट 1, मिन टर्म्स का मतलब फंक्शन का आउटपुट 1, मैक्सटर्म्स का मतलब फंक्शन का आउटपुट 0। तो यहां 1 कर दिया। अब क्या करूंगा, ग्रुप बनाऊंगा। अब क्या करूंगा, ग्रुप बनाऊंगा, ग्रुप बनाऊंगा। ये बनाया ग्रुप, क्या बन गया, क्वाड। ये बना पेयर, ये बना पेयर। एक्सप्रेशन लिखूंगा, एक्सप्रेशन लिखूंगा इस क्वाड के लिए A1, A1 का मतलब A, इस पेयर के लिए सामने कुछ कॉमन नहीं, ऊपर 0 1, 0 का मतलब B बार, 1 का मतलब C, क्योंकि मेरे को पता है मिनटम की बात करेगा, एसओपी की बात करेगा तो 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट लूंगा, 1 के लिए नॉर्मल लूंगा। तो ये 0 है तो B बार होगा, 1 है तो C होगा, B बार C, यहां से A आएगा। और जब भी हम एसओपी की बात करते हैं तो जो भी टर्म्स आएंगे उनका क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। जब भी एसओपी की बात करेंगे तो जो भी टर्म्स आएंगे उसका सम कर दूंगा। तो आंसर क्या आएगा, A प्लस बी बार सी, A प्लस बी बार सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बात समझ में आई क्या। ये मैक्सटर्म दी हुई है, मैक्सटर्म कहां कहां पर, 0 2 3, यानी कि फंक्शन का आउटपुट 0 पर, 2 पर, 3 पर क्या है, 0 है। के मैप बनाया, 3 वेरिएबल दे रखे हैं, 3 वेरिएबल के मैप बनाया, 0 पे 0 रखा, 2 पे 0 रखा, 3 पे 0 रखा। फिर ऑप्शन देखे, ऑप्शन सारे एसओपी में, यानी कि डील किस में करना है, मिन टर्म्स में करना है। तो मेरे को पता है कि जो मैक्सटर्म दिए गए उसके अलावा मिन टर्म्स 1 1 मार्क कर दिए। ग्रुप बनाने गया, ये क्वाड बनाया, ये पेयर बनाया, 2 ही ग्रुप बनेंगे। इस क्वाड के लिए देखा सामने A1 है, A1 का मतलब A आ जाएगा। इस पेयर के लिए ऊपर देखा 0 1, 0 का मतलब B बार, 1 का मतलब C, B बार C। और मेरे को पता है जब मैं एसओपी एक्सप्रेशन लिखता हूं तो क्या करता हूं, टर्म्स का सम करता हूं। तो जो टर्म्स आ रही है उसका सम कर देंगे, A प्लस बी बार सी, A प्लस बी बार सी। तो 43 का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर, नोट करो जल्दी से, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत स्मूथली चीजों को समझना है, करना है, ताकि एग्जाम में बहुत अच्छे से हम अटेम्प्ट कर पाए। राइट, तो ये था आपका 43, 44, 44, 44, 44। क्या बोल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट दैट विल बी रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द फंक्शन AB प्लस CD प्लस E। AB प्लस CD प्लस EF को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने नैंड गेट्स चाहिए होंगे, ये पूछ रहा है। ये कितने नैंड गेट्स चाहिए होंगे ये पूछ रहा है, चेक कर लेते हैं। अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, है ना, AB प्लस CD, थोड़ी देर पहले हमने बनाया था AB प्लस CD, आपको ध्यान हो तो AB CD थोड़ी देर पहले हमने किया था ऐसे, आ रहा है ना याद, बबल बबल, ये नैंड बन गया, इसको हमने नैंड बनाया था, किया था ना। तो AB प्लस CD, इसके लिए तो मेरे को 3 नैंड गेट लगने हैं। कितने लग रहे हैं, 3 नैंड गेट, इस तरीके से। बट हमारा जो क्वेश्चन है वो है AB प्लस CD प्लस EF। देखिए AB और 2 इनपुट काम में लेना है तो CD, तो पहले इन दोनों का किया मैंने,
तो ये बबल, ये बबल, ये बबल, ये बबल, तो ये मेरा बन गया नैंड, राइट। तो ये क्या बन गया, नैंड। तो इसकी जगह मैंने लगा दिया नैंड गेट। तो ये तो मेरे को दे देगा ए बी प्लस सी डी, यहां तक की कहानी खत्म। अब प्लस ई एफ करना है, प्लस ई एफ करना है। तो प्लस ई एफ, अब प्लस करना है तो यहां पर और गेट लगेगा, ये बात पता है मेरे को, पता है ना। इसको बबल किया तो ये बबल, जब तक ये बबल नहीं होगा, जब तक ये बबल और नहीं बनेगा, बहुत ध्यान से सुनना, जब तक ये बबल, ये तो बबल कर दिया मैंने, ठीक है, जब तक ये बबल नहीं होगा, जब तक ये बबल और नहीं बनेगा, बबल और नहीं बनेगा तो ये नैंड नहीं बनेगा। तो इसको बबल लगाना है। अब इसको बबल लगाया तो इससे काउंटर करूंगा तो ये एंड हो जाएगा। अरे बात समझ में, अगर यहां पर बबल लगाया तो ये एंड बन जाएगा, तो ये चेंज हो गया तो भी दिक्कत है। तो मैं क्या करूं, यहां पर एक बफर गेट लगाऊं। बफर, बफर क्या होता है, आप ए दोगे तो ये ए ही देगा आपको, ए ही देगा, है ना। इसको बोलते हैं बफर गेट, जो इनपुट दिया वही आउटपुट, जो आपने इनपुट में दिया वही आउटपुट में, उसको कहते हैं बफर। तो यहां पर आपने बफर गेट लगाया, अब ठीक है, अब बबल लगाया बैलेंस करने के लिए, बबल, बबल लगाया बैलेंस करने के लिए। अब ये बबल आपका नॉर्मल बबल डोर बन गया। बबल डोर का मतलब अब ये नैंड बन जाएगा। तो कितने गेट लगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नैंड गेट काम में आएंगे। आई बात समझ में। ए बी प्लस सी डी के लिए ये 3 थे, ए बी प्लस सी डी के लिए 3 थे। इसके बाद ई एफ लिया, एंड लगाया, बबल बैलेंस करने की बबल, यहां बबल लगाना था तो मैंने एक बफर काम में लिया, एंड इस बफर से मैंने यहां बबल लगाया, इसको बैलेंस करने के लिए ये बबल लगाया, तो ये बबल्ड और बन गया। बबल्ड और इज इक्विवेलेंट टू नैंड गेट। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 नैंड गेट्स आपके लगने वाले हैं। आगे क्या बात समझ में, बहुत ध्यान से सुना करो, एक एक चीज को समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। आगे बात समझ में। तो ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ के लिए टोटल 6 नैंड गेट्स की हमको जरूरत पड़ने वाली है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 नैंड गेट्स। क्लियर है, बोलो कोई समस्या किसी को, नोट कर लिया। क्वेश्चन पे आता हूं। तो क्वेश्चन था ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, मिनिमम नैंड पूछा है, क्योंकि ये आपके पास एसओपी है, आपके पास ये क्या है, एसओपी, और एसओपी में नैंड की बात करेगा तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 लगेंगे। ए बी प्लस सी डी के लिए 3 लगेंगे, फिर इसको ऐड करने के लिए वापस से 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 नैंड गेट्स। ए बी प्लस सी डी के लिए 3 प्लस ई एफ करूंगा तो वापस से एक और गेट वाला सर्किट लगेगा, यानी कि 3 लगेंगे, टोटल 6 आपको नैंड गेट्स की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो 44 का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर किसी ने नहीं बना पाए थे तो एक बार वापस दिखा देता हूं मैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। ए बी प्लस सी डी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसे हमने बनाया था, एंड बबल किया बैलेंस करने के लिए बबल, ये बबल और बबल डोर का अल्टरनेट सिंबल नैंड होता है 1 2 3 नैंड गेट लगेंगे ए बी प्लस सी डी में, तो मैंने यहाँ 3 नैंड गेट लगा दी ए बी प्लस सी डी में। उसके बाद ई एफ लिया, एंड गेट बैलेंस करने के लिए बबल, ये बबल लग गया, इसको यहाँ पर बबल लगाना है, जब तक यहाँ बबल नहीं लगेगा, जब तक ये बबल और नहीं बनेगा, तो इस बबल को लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बफर लगाया एंड का। अब एंड जैसे लगेगा तो ये बबल करेगा और इसको बैलेंस करने के लिए बबल, ये भी नैंड बन गया, ये भी नैंड बन गया, टोटल 6 नैंड गेट्स में मेरा काम हो जाएगा। इस तरीके से टोटल 6 नैंड गेट में मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 44 का आंसर आपका 6 आ जाएगा, सी। ठीक है, 45 और आगे के क्वेश्चंस हैं, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो अगली क्लास में हम इस टॉपिक को करेंगे पहले कवर कि प्राइम इम्प्लीकेंट्स और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद इसके आगे के क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट आए, कहीं पर भी कोई भी अगर आपको दिक्कत आए तो मेरे को आप
कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, वापस से लिख देता हूँ 9351643127। ठीक है, पंकज कर आप मेरे से यहाँ पर डाउट्स, कोई भी डाउट हो आप डिस्कस कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कंसेप्ट में। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर भी मेरा यही है, इस पर आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।